एक नई और बेहद दिलचस्प गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हमारी इस चर्चा का आधार स्टडी आईक्यू आईएएस का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक गहरा लेक्चर है। एकदम। और आज का हमारा मिशन एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव को समझना है जो किसी हैरान अंगेज कहानी से कम नहीं है। बिल्कुल, सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरुआत में सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार करने आई थी, सिर्फ व्यापार। हाँ, और वो अचानक से एक विशाल सरकार और राजनीतिक ताकत में बदल गई। इस पूरे सिलसिले में सबसे मुख्य किरदार रहा वॉरेन हेस्टिंग्स का। सही कहा। आज हमारा मुख्य फोकस उन्हीं के किरदार और उनके लाए गए बदलावों पर होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बेहिसाब दौलत कमाकर अमीर हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। खुद कंपनी दिवालिया यानी बैंकरप्ट होने की कगार पर खड़ी थी। ये विरोधाभास सच में बहुत बड़ा था और इस स्थिति को ठीक से समझने के लिए एक पुराने ब्रिटिश नेता का वो भविष्यवाणी वाला कोट याद आना लाजमी है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि कॉर्पोरेशंस के पास ऐसी कोई बॉडी नहीं होती जिसे सजा दी जा सके और ऐसी कोई आत्मा नहीं होती जिसे पापी ठहराया जा सके। इसीलिए वो जैसा चाहते हैं वैसा बर्ताव करते हैं। सही बात है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में किए गए कारनामे और उनकी असली आर्थिक स्थिति की खबरें इंग्लैंड में खुलने लगी, तब ये बात वहां आग की तरह फैल गई। लेकिन रुकिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती। ये वो कंपनी थी जिसने बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद बंगाल पर कब्जा कर लिया था, है ना? हाँ, पूरी तरह से। और उस वक्त बंगाल भारत का सबसे अमीर सूबा था। वहां के पूरे खजाने पर तो इनका सीधा कब्जा था। फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसी कंपनी जिसने इतनी बड़ी दौलत जीती हो, वो खुद दिवालिया हो रही हो? पैसे तो थे, लेकिन कंपनी के खजाने में नहीं थे। मतलब? अगर आंकड़ों की बात करें तो 1772 आते आते इस कंपनी पर 5 मिलियन पाउंड्स का भयानक कर्ज चढ़ चुका था। और तो और हालत इतनी खराब थी कि ये लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 4 लाख पाउंड्स का एक नया लोन मांगने पहुंच गए थे। बाप रे, 4 लाख पाउंड्स? हाँ, इसका असली कारण कंपनी के अधिकारियों के निजी लालच में छिपा था। लॉर्ड क्लाइव और एडमिरल वॉटसन जैसे अधिकारी अपनी जेबें भर रहे थे। अच्छा, तो मुनाफा कंपनी को नहीं बल्कि इन अधिकारियों को मिल रहा था। सही पकड़ा। ये लोग गिफ्ट्स के नाम पर भारी रिश्वतें लेते थे और कंपनी के काम के बजाय अपने निजी व्यापार में यानी प्राइवेट ट्रेड में लगे हुए थे। ये अधिकारी जब वापस इंग्लैंड जाते थे तो इतनी दौलत लेकर जाते थे जिसका आम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। जैसे वो लॉर्ड क्लाइव की हवेली वाली बात। एकदम वही। मिसाल के तौर पर लॉर्ड क्लाइव ने तो लंदन में एक इतनी विशाल हवेली खरीद ली कि गुरूर में आकर उसका नाम ही प्लासी रख दिया। क्या बात करें, प्लासी हवेली? हाँ, इंग्लैंड के आम लोग और वहाँ की राजनीतिक एलीट इन अमीर अधिकारियों से चिढ़ने लगे थे। उन्हें वहाँ मजाक में नबॉब्स कहा जाता था। नबॉब्स? ये नवाब शब्द का अंग्रेजी रूप लग रहा है। हाँ, भारतीय शब्द नवाब का एक थोड़ा अपमानजनक रूप था। यहाँ सबसे हैरानंगेज बात यह है कि इन सब के बावजूद, क्योंकि ब्रिटिश सरकार और वहाँ के एलीट्स का खुद इस कंपनी में बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ था, उन्हें इस डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए आगे आना ही पड़ा। तो उन्होंने बेल आउट दिया? बिल्कुल, सरकार ने उन्हें एक बड़ा बेल आउट पैकेज दिया। मतलब जिसे आज हम टू बिग टू फेल कहते हैं, ये लोग उस वक्त वही बन चुके थे। एकदम वही। पर इस बेल आउट की शर्तों के रूप में ब्रिटिश सरकार ने एक टी एक्ट लागू किया। उस एक नियम की वजह से आगे चलकर अमेरिका में बॉस्टन टी पार्टी जैसी ऐतिहासिक घटना हुई, जिसने अमेरिकन क्रांति यानी अमेरिका की आज़ादी की जंग की शुरुआत की। ये सच में दिमाग घुमाने वाली बात है। एक मामूली व्यापारिक कंपनी के भ्रष्टाचार की वजह से दुनिया के दूसरे कोने में एक आज़ादी की जंग शुरू हो गई। खैर, इस दिवालिया होती और भ्रष्टाचार में डूबी कंपनी को ठीक करने के लिए लंदन से किसे भेजा गया? उस काम के लिए भेजा गया वॉरेन हेस्टिंग्स को, जिनकी बैकग्राउंड स्टोरी मैंने सुना है किसी मसालेदार फिल्म जैसी थी। हाँ, हम उसी वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर रहे हैं और उनकी कहानी सुनने वालों को जरूर हैरान करेगी। बचपन में पिता ने इन्हें छोड़ दिया था, उनके चाचा ने उन्हें पढ़ाया, पर जब हेस्टिंग्स सिर्फ 17 साल के थे तो चाचा का भी निधन हो गया। बहुत छोटी उम्र में अकेले पड़ गए थे। मजबूरी में, अकेलेपन और पैसों की कमी के चलते वो सिर्फ 17 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक मामूली राइटर यानी एक क्लर्क बनकर भारत आए थे। एक क्लर्क से कहानी शुरू होती है, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने प्लासी की लड़ाई लड़ी, ढेर सारा पैसा कमाया
और वापस इंग्लैंड चले गए ये सोचकर कि अब भारत वापस नहीं आना पड़ेगा। पर वहां इंग्लैंड में नवाबों वाली जिंदगी जीने के चक्कर में कैसे उड़ा दिए होंगे। हाँ, कुछ ही सालों में उनके सारे पैसे खत्म हो गए और फिर मजबूरन दोबारा पैसा कमाने के लिए उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 में उन्हें बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। जो व्यक्ति खुद अपने पैसे नहीं संभाल पाया उसे कंपनी के पैसे संभालने भेज दिया गया। ये भी अजीब बात है। लेकिन उनका व्यक्तित्व कैसा था? क्या वो भी दूसरे अंग्रेज अधिकारियों की तरह ही लालच में डूबे थे? यहीं पर एक बड़ा फर्क आता है। उनका व्यक्तित्व सच में बहुत पेचीदा था। एक तरफ वो ऐसी गरीब हालत से निकलकर आए थे, पर दूसरी तरफ वो एक शांत स्वभाव के बेहद पढ़े लिखे इंसान थे। मैं पढ़ रहा था कि वो भारतीय संस्कृति को काफी पसंद करते थे। हाँ, वो एक इंडोफाइल थे। उन्हें भारतीय संस्कृति, यहाँ की भाषाओं और रीति रिवाजों से गहरा लगाव था। वो कई भारतीय भाषाएं फ्लुएंटली बोल सकते थे। उनको गवर्नर इसलिए बनाया गया ताकि वो डुअल गवर्नमेंट या दोहरी शासन प्रणाली के बिखरे हुए सिस्टम को ठीक कर सकें। हाँ, ये डुअल गवर्नमेंट का नाम मैंने काफी सुना है, पर आखिर ये सिस्टम था क्या जिसने बंगाल को इतना बर्बाद कर दिया था? इसे ऐसे समझिए कि लॉर्ड क्लाइव ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जहां बंगाल के नवाब के पास सारी जिम्मेदारियां थीं, जैसे कानून व्यवस्था संभालना, लोगों की भलाई देखना। पर उनके पास शक्ति नहीं थी। बिल्कुल, उसके पास कोई पैसा या ताकत नहीं थी। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारा पैसा और सेना थी, लेकिन उन पर देश की जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बिना जिम्मेदारी के सारी पावर। सही बात है। इसका नतीजा ये हुआ कि जब 1707 के दशक के अंत में बंगाल में एक भयंकर अकाल आया, तो नवाब कुछ कर नहीं सका क्योंकि खजाना खाली था, और कंपनी ने मदद करने के बजाय लगान वसूलना और तेज कर दिया। बाप रे, ये तो सीधे तौर पर लूट थी, एक तरह से सरकारी लूट। सही में। सुनने वालों को इस आंकड़े पे ध्यान देना चाहिए कि उस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी, लगभग 1 करोड़ लोग भूख से खत्म हो गए थे, पर कंपनी अपनी जेबें भरती रही। तो जब हेस्टिंग्स वापस आए और उन्होंने ये तबाही देखी, तो सबसे पहले उन्होंने इसको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए? आते ही उन्होंने सबसे पहले इस दिखावे की दोहरी शासन प्रणाली को पूरी तरह खत्म कर दिया। उन्होंने नवाब से सारी शक्तियां छीन ली और खजाने को मुर्शिदाबाद से हटाकर सीधे कलकत्ता शिफ्ट कर दिया। कलकत्ता यानी पावर सेंटर चेंज कर दिया। हाँ, इसका मतलब साफ था कि अब सारी शक्ति, पैसा और कानून कलकत्ता से चलेगा। साथ ही हेस्टिंग्स ने हर जिला या डिस्ट्रिक्ट में जमीन का पैसा वसूलने के लिए एक नया यूरोपियन अधिकारी नियुक्त किया, जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा गया। अच्छा, तो ये कलेक्टर का पद, जिसका रुतबा आज भी हमारे प्रशासन में इतना बड़ा है, उसका जन्म उसी वक्त हुआ था। लेकिन उस वक्त इसका काम शायद आज के कलेक्टर से अलग था। बिल्कुल, तब इसका मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ लगान इकट्ठा करना था, और इस अचानक आए बदलाव से जो सदियों पुराना मुगल और नवाबी प्रशासन था, वो बिल्कुल हिलाकर रह गया। जो शक्ति और सम्मान भारतीय एलिटिस्ट वर्ग के पास था, वो रातों रात खत्म हो गया। इस पर मुझे उस मजेदार और थोड़े अपमानजनक कोट का जिक्र जरूर करना चाहिए जो मैंने एक जगह पढ़ा था। एक मुगल अधिकारी थे, नारायण। उन्होंने उस वक्त इस स्थिति पर दुख और गुस्से में कहा था कि अब हमारे लिए क्या सम्मान बचा है जब हमें उन व्यापारियों से आदेश लेने हैं जिन्हें अपने पिछवाड़े धोना तक नहीं आता। ये हंसी मजाक की बात लग सकती है, लेकिन ये उस वक्त के पढ़े लिखे भारतीय अमीर वर्ग का गुस्सा दिखाता है। वो इन अंग्रेजों को अनपढ़ और असभ्य मानते थे, पर ताकत अब पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में जा चुकी थी। हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब की जो सालाना पेंशन थी, उसे आधी कर दिया या पूरी तरह बंद कर दिया, खर्च कम करने के लिए। हाँ, और सबसे जरूरी काम जो उसने किया वो ये था कि उसने कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी और दस्तक सिस्टम को खत्म कर दिया। रुकिए, ये दस्तक सिस्टम क्या बला थी? दस्तक एक तरह का फ्री पास या वीआईपी पास था जो कंपनी को मिला था ताकि उनके व्यापारिक सामान पर लोकल टैक्स ना लगे। लेकिन अधिकारी इस पास का इस्तेमाल अपने निजी सामान को बिना टैक्स दिए आगे बढ़ाने के लिए कर रहे थे। एक तरह से खुलेआम टैक्स की चोरी हो रही थी, जिसे हेस्टिंग्स ने बंद करवा दिया। चलिए, हेस्टिंग्स ने यहाँ आकर काफी सफाई अभियान तो चलाया, पर क्या लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार सब कुछ चुपचाप देख रही थी? क्या उन्होंने हेस्टिंग्स को एक राजा की तरह राज करने के लिए खुला छोड़ दिया था? नहीं, वहां कहानी एक नया मोड़ ले रही थी। इंग्लैंड में चल रहे हंगामे और पब्लिक के गुस्से के नतीजे में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण कसने के लिए एक कानून पास किया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहा गया। ये तो बहुत बड़ा स्टेप था।
बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था क्योंकि अब कंपनी आज़ाद नहीं थी। इस नियम के तहत बंगाल के गवर्नर का पद बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और जाहिर है पहले गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ही बने। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। एक तरह से सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था भारतीय इतिहास में। हाँ, और न्याय के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसके पहले चीफ जस्टिस इलाइजा इम्पे बने। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट ने एक ऐसी चीज़ की जिसने आगे चलकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया। उन्होंने हेस्टिंग्स को मदद के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी जो लंदन से भेजी गई थी। और यहाँ आकर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा था कि जब ये नए काउंसिल मेंबर्स लंदन से कलकत्ता पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि उनका स्वागत 21 तोपों की सलामी से होगा, पर हेस्टिंग्स ने उन्हें सिर्फ 17 तोपों की सलामी दी। सही बात है, ईगो का पूरा खेल था। इस छोटी सी बात पर उनका इतना ईगो हर्ट हुआ कि हेस्टिंग्स और उन काउंसिल मेंबर्स के बीच ऐसे मतभेद शुरू हुए जो कभी खत्म नहीं हुए। बात इतनी आगे बढ़ गई कि आगे चलकर हेस्टिंग्स और एक काउंसिल मेंबर फिलिप फ्रांसिस के बीच आपस में एक पिस्टल ड्यूअल यानी बंदूक से आमने सामने की लड़ाई हुई, जैसे पुरानी वेस्टर्न फिल्मों में दिखाते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही। हेस्टिंग्स ने सामने वाले को पहला मौका दिया, उसे गोली ठीक से नहीं चली। फिर हेस्टिंग्स ने गोली चलाई और उस मेंबर को घायल कर दिया। सोचिए, देश को चलाने वाले सबसे बड़े अधिकारी आपस में सड़क पर गोलियां चला रहे थे। ये लोग देश क्या चलाएंगे? ये सुनने में किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है, पर दरअसल ये उस नए सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी थी। कानून में लिखा था कि सारे फैसले मेजॉरिटी यानी बहुमत से होंगे। गवर्नर जनरल यानी हेस्टिंग्स के पास उस काउंसिल के खिलाफ कोई वीटो पावर नहीं थी। अच्छा, तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकता था? नहीं, अगर 3 लोग उसके खिलाफ वोट कर दें तो वो फंस जाता था। काउंसिल और हेस्टिंग्स की कभी नहीं बनी, इसलिए पूरा प्रशासन एक डेडलॉक का शिकार हो गया। उधर बॉम्बे और मद्रास ने भी बंगाल के आदेश नहीं माने और उन्होंने बिना पूछे मराठाओं और मैसूर के साथ युद्ध शुरू कर दिए थे। इन सबने हेस्टिंग्स के आगे इतनी आर्थिक समस्याएं खड़ी कर दी कि क्या बताएं। बाप रे, एक तरफ सड़क पर गोलियां चल रही हैं और दूसरी तरफ दूसरे शहरों के अधिकारी अपनी अलग ही लड़ाइयां लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब हंगामों के बीच हेस्टिंग्स को वो काम भी तो करना था जिसके लिए उसको लाया गया था, पैसा कमाना। इन आर्थिक समस्याओं को उसने कैसे सुलझाया? उसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उसने तय किया कि जमीन से टैक्स यानी रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार नीलाम किया जाएगा, वो भी 5 साल के लिए। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको अगले 5 साल तक टैक्स वसूलने का हक मिलेगा। ये सुनने में तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है। क्या इसमें वही अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता जिसे हम विनर्स कर्ज कहते हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। नीलामी जीतने के चक्कर में और एक दूसरे को हराने की होड़ में लोग इतनी बड़ी बड़ी रकम बोल देते थे जो आगे चलकर उस जमीन से या किसानों से वसूलना नामुमकिन था। और उससे भी बड़ी समस्या कुछ और थी। क्या वो समस्या कंपनी के करप्ट अधिकारियों से जुड़ी थी जिन पर हेस्टिंग्स ने व्यापार करने की रोक लगा दी थी? हाँ, जिन अधिकारियों की निजी आमदनी बंद हो गई थी उन्होंने यहाँ एक नया रास्ता निकाल लिया। उन्होंने सीधे तौर पर बोली नहीं लगाई, बल्कि अपने दोस्तों, नौकरों या रिश्तेदारों के जरिए, जिसे हम प्रॉक्सीज कहते हैं, उसके जरिए बोली लगाई। जैसे कॉलेज में एक दोस्त दूसरे दोस्त की प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाता है, बिल्कुल वैसे ही। सही तुलना की आपने। वैसे ही ये अधिकारी प्रॉक्सी के जरिए किसानों का रेवेन्यू कब्जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि किसानों पर टैक्स का इतना भारी बोझ डाला गया कि खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई और ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हुआ। आखिर में हेस्टिंग्स को हार मानकर वापस पुराने 1 साल वाले नीलामी सिस्टम पर आना पड़ा। मतलब घुमा फिराकर किसानों को ही पीसा जा रहा था। और तब क्या हो रहा था जब लोग अपनी शिकायतें लेकर अदालत जाते थे? मैंने सुना है कि न्याय प्रणाली में भी उसने काफी बदलाव किए थे। हेस्टिंग्स ने एक व्यवस्थित न्याय प्रणाली बनाने की कोशिश की। उसने हर जिले में दीवानी यानी सिविल केस के लिए और फौजदारी यानी क्रिमिनल केस के लिए अलग अलग अदालतें बनाई। दीवानी अदालत में वही न्याय यूरोपियन कलेक्टर बैठता था, लेकिन फौजदारी अदालत का सिस्टम थोड़ा अलग था। अलग कैसे? वहां अंग्रेज नहीं थे क्या? अंग्रेज थे, पर सदियों से चला आ रहा इस्लामी कानून ही वहां लागू था। अंग्रेज इस क्रिमिनल कानून को पूरी तरह समझते नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्रिमिनल लॉ के लिए पुराने भारतीय अधिकारियों जैसे काजीज और मुफ्तीज को ही रखा, जो इस्लामी कानून के हिसाब से फैसले सुनाते थे। अंग्रेज बस उनकी निगरानी करते थे। हाँ, उनके ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी निगरानी के लिए होता था,
पर समस्या तब आई जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बन गया। अच्छा, तो टकराव कहाँ हुआ इस नए कोर्ट और पुरानी अदालतों के बीच? टकराव इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड का इंग्लिश लॉ फॉलो कर रहा था और बाकी की जो फौजदारी अदालतें थीं वो देश का इस्लामी कानून फॉलो कर रही थीं। अब सवाल ये था कि अगर कोई बड़ा मामला आता है तो कौन सी अदालत सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट या फौजदारी अदालत, और कानून कौन सा लगेगा? ये तो ऐसा हो गया जैसे एक ही क्रिकेट मैच में दो अलग-अलग अंपायर बैठे हों और दोनों के हाथ में अलग-अलग रूल बुक हो। सही दिशा में सोचा आपने। ये पूरी व्यवस्था बहुत उलझ गई थी, जिससे आम लोगों को न्याय मिलने में और भी देरी और परेशानी होने लगी। इन सब चीजों को देखकर एक आम आदमी के नजर से वॉरेन हेस्टिंग्स का व्यक्तित्व सच में एक बड़ा विरोधाभास लगता है, क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि वो एक महान विद्वान की तरह दिखते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझने पे जोर दिया, किसी भी तरह का सामाजिक बदलाव यानी सोशल रिफॉर्म जबरदस्ती थोपने से बचे। हाँ, उन्होंने भारतीय कानून को ठीक से डॉक्यूमेंट करने पर बहुत काम किया। उन्होंने 1776 में हिंदू कानून को कोडिफाई करवाया, जिसे कोड ऑफ जेंटू लॉज कहा गया। इस्लामी कानून फतवाए आलमगीरी का अनुवाद करवाया ताकि अंग्रेज जज उसको ठीक से समझ सकें। और उन्होंने कई संस्थाएं भी बनाई ना। हाँ, 1781 में उन्होंने कलकत्ता मदरसा शुरू करवाया और 1784 में सर विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यहाँ तक कि भागवत गीता के पहले अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका भी खुद हेस्टिंग्स ने अपनी कलम से लिखी थी। ये उनका विद्वान रूप था जो भारत को जानना चाहता था। लेकिन इस शांत और विद्वान चेहरे के पीछे एक तानाशाह भी था, जो कंपनी के मुनाफे और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उस वक्त के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर आज भी बहस होती हैं। ये एकदम सटीक तज्जिया है। उन्होंने सच में कुछ ऐसे कदम उठाए जो उनके व्यक्तित्व के दूसरे भयावह पहलू को सामने लाते हैं। पैसे की कमी को पूरी करने के लिए उसने अपनी बंगाल की ट्रेंड सेना को अवध के नवाब को किराए पर दे दिया। एक सरकारी सेना को किराए पर? हाँ, सोचिए, इस सेना का इस्तेमाल करके रोहिला युद्ध किया गया, जिसमें रोहिला जनजाति पर बेहिसाब जुल्म और खून खराबा हुआ, सिर्फ पैसे के लिए। उसके बाद चैता सिंह, जो बनारस के राजा थे, उनसे हेस्टिंग्स ने बार बार इतने पैसे और सेना की मांग की कि मजबूरन उन्हें अपना ही राज्य छोड़कर भागना पड़ा। अवध की बेगमों से, जो शाही परिवार की औरतें थीं, उनसे जबरदस्ती धन वसूले गए। ये कुछ उसने राजाओं और नवाबों के साथ किया, पर एक नाम बहुत मशहूर है उस दौर में, नंदो कुमार का। उनके साथ क्या हुआ था? नंद कुमार के मामले ने हेस्टिंग्स पर सबसे बड़ा दाग लगाया। नंद कुमार नाम के एक आम पन पर असरदार भारतीय व्यक्ति ने हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। हेस्टिंग्स को लग रहा था कि उसकी कुर्सी खतरे में है, तो उसने क्या किया? उसने नंद कुमार पर जालसाजी यानी फॉर्जरी का एक फर्जी मामला बनवाया, अपने विरोधी को फंसाने के लिए। हाँ, और उस नए बने सुप्रीम कोर्ट में, जहां उसका अपना खास दोस्त इलाइजा एम्पे चीफ जस्टिस था, उसकी मदद से नंद कुमार को फांसी की सजा दिलवा दी। इसे कई इतिहासकार पहली जुडिशियल किलिंग यानी न्यायालय की आड़ में की गई हत्या कहते हैं। बाप रे, एक ही इंसान के अंदर इतने अलग अलग रूप। एक तरफ भागवत गीता की भूमिका लिखना और दूसरी तरफ अपने विरोधी को अदालत का इस्तेमाल करके मौत के घाट उतार देना। पर इन सबके बीच मुझे नहीं लगता लंदन में शांति रही होगी। कंपनी की मनमानियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार जरूर एक और लंबा कदम उठाने वाली होगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो हमें समझ आता है कि साल 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आखिर क्यों लाया गया था। ब्रिटिश सरकार अब पक्के तौर पर कंपनी पर लगाम कसना चाहती थी। उन्होंने लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। अब कंट्रोल सीधे लंदन से होगा। बिल्कुल। अब कंपनी भारत में जो भी जमीन जीतती थी, उसे पहली बार सीधे तौर पर ब्रिटिश पोजेशंस यानी ब्रिटिश संपत्ति कहा जाने लगा। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने अपने पास राइट टू रिकॉल रख लिया। इस राइट टू रिकॉल का क्या फायदा हुआ सरकार को? इसका मतलब था कि सरकार अब किसी भी अधिकारी को, चाहे वो गवर्नर जनरल ही क्यों ना हो, उसकी औकात दिखाने के लिए किसी भी वक्त वापस लंदन बुला सकती थी। बॉम्बे और मद्रास को भी अब पक्के तौर पर बंगाल के अधीन कर दिया गया, ताकि कोई अपनी मर्जी से नए युद्ध शुरू ना कर सके। तो इन नए नियमों के लागू होने के बाद हेस्टिंग्स का आखिरी में क्या अंजाम हुआ? क्या वो अपनी पावर में बना रहा? नहीं,
इन सब क्लेशों, नए कड़े नियमों और उस अपनी काउंसिल के रोज-रोज के झगड़ों से हेस्टिंग्स पूरी तरह थक चुका था। आखिरकार उसने इस्तीफा दे दिया और 1785 में वापस इंग्लैंड चला गया। लेकिन वहां उसका कोई स्वागत या सम्मान नहीं हुआ जैसा उसने शायद सोचा था। उल्टा उन पर मुकदमा चला था ना? हाँ, बल्कि एडमंड बर्ग जैसे बड़े नेताओं ने वॉरेन हेस्टिंग्स को उसके कामों जैसे नंद कुमार को फर्जी तरीके से फांसी दिलवाने, अवध की बेगमों को लूटने और भ्रष्टाचार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन पर सालों तक महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। 1 साल 2 साल नहीं, शायद पूरे 7 साल तक वो मुकदमा चला था। आखिर में उस मुकदमे का नतीजा क्या निकला? हालांकि सरकार ने उस लंबे चलने वाले मुकदमे में उन्हें आखिर में निर्दोषी साबित किया, पर उनकी छवि और उनका करियर पूरी तरह से धूमिल हो चुका था। जिस कंपनी और एम्पायर के लिए उसने सब कुछ किया, आखिर में उसी ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। तो आखिर इस सब का क्या मतलब निकलता है? इस लंबी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने देखा कि कैसे एक व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ मसाले बेचकर पैसे कमाने आई थी, हेस्टिंग्स के इस दौर में एक ठोस सरकारी ढांचे में बदल गई। आज तक भारतीय प्रशासन में हम जो निशान देखते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आइडिया, रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट, शक्तियों का एक जगह यानी केंद्र में होना, ये सब उसी उथल-पुथल वाले दौर की देन है। एक व्यापारिक कंपनी अब पूरी तरह से एक सरकार बन चुकी थी। और इस इतिहास को ठीक से देखकर सुनने वालों को सच्चे ज्ञान के उपयोग की याद जरूर आनी चाहिए। जब एक कॉरपोरेट ताकत जिसका मुख्य ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना हो, उसके पास बिना किसी कड़े कानूनी रोक टोक के एक पूरे देश का प्रशासन, वहां की जमीन और एक विशाल सेना आ जाए, तो वो आम जनता के लिए कितनी खतरनाक और शोषण करने वाली हो सकती है। भारतीय किसानों से लेकर यहाँ के नवाबों तक सबने उस बेहिसाब ताकत के दुष्प्रभाव को झेला। सही बात है। कॉर्पोरेट ग्रीड जब पावर से मिलती है तो नतीजा तबाही ही होता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। चर्चा में हमने देखा कि कैसे 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने एक बेहिसाब बड़ी कॉर्पोरेट ताकत को नियंत्रित करने के लिए बार बार रेगुलेटिंग एक्ट्स और पिट्स इंडिया एक्ट्स जैसे कानून बनाए, जब उन्हें लगने लगा कि कंपनी उनके दायरे से बाहर जा रही है। तो आज के इस मॉडर्न डिजिटल दौर में जब हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल टेक और फाइनेंस कंपनियां कई छोटे देशों की सरकारों से भी ज्यादा अमीर और ताकतवर हो चुकी हैं, जिनका डेटा, उनकी डिजिटल संपत्ति और उनका प्रभाव किसी भी सरहद को नहीं मानता, क्या दुनिया की सरकारें आज के वक्त में इन्हें ठीक से रेगुलेट कर पा रही हैं, या आज के आधुनिक दुनिया को भी किसी नए और विशाल रेगुलेटिंग एक्ट की सख्त जरूरत है, इससे पहले कि हिस्ट्री खुद को एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक रूप में दोहरा दे? ये एक ऐसी सोच है जो सच में दिमाग को झंझोड़ने वाली है। इस इतिहास ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन शायद असल सवाल यही है कि क्या हमने वो सबक ठीक से सीखा है? इस गहरे विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनने वालों को यहीं छोड़ जाते हैं इन सवालों और इस इतिहास के संबंध